आपके साथ साक्षी गुप्ता और बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए आज बस थोड़ी ही देर में आपको बता दें वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। वोटों की गिनती के लिए 17 टेबल बनाए गए हैं। मतगणना के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमरवाड़ा में कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला जो है जनता ने तय किया था ईवीएम में कैद है। लेकिन आज ईवीएम से आपको बता दें वोटों की गिनती होगी और थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, मतगणना होगी आपको बता दें, और आज पता चलेगा कि अमरवाड़ा सीट पर जनता ने किसको चुना है, किस पर भरोसा जताया है। क्योंकि यहां पर देखिए बीजेपी से कमलेश शाह मैदान में है, एक तरफ बीजेपी से कमलेश शाह तो दूसरी ओर कांग्रेस से धीरन शाह मैदान में है, तो तीसरी ओर आपको बता दें देवरावेन भलावी जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से मैदान में, और ऐसे में कहा जा रहा है कि यहां पर इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि किस पर भरोसा जताया है जनता ने, ये आज स्पष्ट हो जाएगा कि अमरवाड़ा में आखिर किसकी जीत हुई। छिंदवाड़ा कांग्रेस के हाथ से निकल गया, लेकिन अमरवाड़ा से अभी भी उम्मीद है। हालांकि देखना होगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है, और थोड़ी ही देर में यहां पर वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें अमरवाड़ा में कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन 3 में यहां पर मुकाबला देखा जा रहा है। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा में 10 जुलाई को उपचुनाव हुआ था। अब नतीजों का इंतजार हो रहा है। शनिवार को अमरवाड़ा उपचुनाव के नतीजे आएंगे। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसकी तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से पूरी कर ली गई हैं और कड़ी सुरक्षा में वोटों की गिनती कराई जाएगी। यहां के पीजी कॉलेज में मतगणना होगी, जिसके लिए प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। ये जो पीजी कॉलेज में जहां विधानसभा के उप निर्वाचन की मतगणना होना है, उसको स्ट्रांग रूम का जो विजिट करने के डीजी और पुलिस अधीक्षक को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उसके तहत हम लोग उसको देखने आए थे। साथ साथ क्योंकि काउंटिंग भी अब परसों होनी है, उसकी व्यवस्थाएं लोगों ने देख ली है। ऑलरेडी इसकी तैयारियां पहले से भी चल रही हैं। तो 2 काउंटिंग हॉल है जिनमें काउंटिंग होगी। 17 टेबल ईवीएम के लिए रहेंगे, 1 पोस्टल बैलेट के लिए रहेगा और 2 ईपीपीएस के लिए रहेंगे। मतगणना के लिए अमरवाड़ा में 17 टेबल लगाई गई हैं। एक टेबल पर पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। भारी पुलिस बल की सुरक्षा में वोटों की गिनती होगी। काउंटिंग वाले दिन की व्यवस्था है, उसका भी आज जायजा लिया गया है, जिसको कल मूर्ति लोप दे दिया जाएगा। जो भी पोस्टल बैलेट कल जो शाम को आएंगे, उसकी भी सुरक्षा व्यवस्था समुचित जो निर्देश अनुसार कर दी गई है। और परसों के लिए यहाँ पार्किंग की भी समुचित व्यवस्था होगी। प्रेस के लिए पृथक पार्किंग जो वीआईपी पार्किंग में रहेगी, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि शांतिपूर्वक जो मतगणना है वो हो सके, और उसके बाद भी बाहर की भी व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू और नियमानुसार हो। अमरवाड़ा उपचुनाव में 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन टक्कर बीजेपी, कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच मानी जा रही है। बीजेपी की ओर से कमलेश शाह मैदान में थे, कांग्रेस से धीरन शाह इनवाती थे और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से देवरावेन भलावी उतरे थे। जीत भी हार गई। अब देखना होगा उपचुनाव में कांग्रेस अपने गढ़ में वापसी कर पाएगी या बीजेपी। हम आपको दिखा दें, हम छिंदवाड़ा के पीजी कॉलेज में मौजूद हैं, जहां से मतगणना की गिनती यहां पर होने वाली है। और ये देखिए किस तरह की व्यवस्था है। यहां पर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था यहां बनाई गई है, और लगातार लोग यहां पर आ रहे हैं, अभिकर्ता आ रहे हैं, मीडिया के लोग भी आ रहे हैं। पुलिस का पर्याप्त बल यहां पर लगाया गया है, और लोगों को पूरी सुरक्षा के साथ यहां से अंदर जाने दिया जा रहा है, ताकि लोग किसी भी प्रकार का कोई असुविधा न हो। और लगातार जो है ये मतों की गिनती यहाँ पर 8 बजे से यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे, उसके बाद ईवीएम की गिनती होना चालू हो जाएगी। अमरवाड़ा पर अभी भी उम्मीद है, और आज ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार इस विधानसभा सीट पर किसकी जीत हुई है। क्या बीजेपी से यहाँ पर कमलेश शाह या फिर धीरन शाह। किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं आप मध्य प्रदेश की राजनीति पे, क्योंकि निगाहें अभी जो है अमरवाड़ा सीट पर टिकी हुई हैं। किस तरह की हलचल।
देखिए साक्षी, भले ये उपचुनाव हो, लेकिन इस चुनाव में कई दिग्गजों की जो साख है वो दांव पे लग चुकी है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अगर हम देखें तो वहां पे अगर प्रत्याशी के तौर पे कमलेश शाह या धीरज शाह ही हमें प्रत्यक्ष तौर पे दिख रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे अगर देखें तो कई ऐसे दिग्गज, जिन्हें खास तौर पे हमने जिस तरीके से देखा कि बीजेपी प्रदेश से बीडी शर्मा या मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार अमरवाड़ा के दौरे पर रहे, तमाम आदिवासी मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया, बीजेपी के आदिवासी नेता लगातार छिंदवाड़ा में प्रचार करते हुए दिखाई दिए, तो ये संदेश देने की कोशिश करी कि पूरी सत्ता और संगठन पूरी ताकत के साथ उपचुनाव में जुटी हुई है। इसकी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस खेमे में भी यही हाल दिखाई दिया। हमने उमंग सिंगार को भी वहां देखा और जीतू पटवारी के भी कई दिनों के दौरे वहां पे देखे। इसके अलावा कमलनाथ भी वहां पहुंचे और तमाम जो आदिवासी नेता है कांग्रेस के, वो भी वहां पे अपनी दमखल के साथ चुनावी प्रचार में जुटे रहे। देखिए, दोनों ही दल दोनों ही तरीके से अपनी जमीनी स्तर पर पकड़ बनाने की कोशिश करते रहे। खासतौर पर अगर हम देखें, छिंदवाड़ा जब परिणाम आया और छिंदवाड़ा लोकसभा परिणाम के बाद जिस तरीके से कांग्रेस खेमे के अंदर हताशा हमें देखने को मिली, क्योंकि एक मजबूत जो गढ़ था कांग्रेस का वो उनके हाथ से जा चुका था। ऐसे में अब उपचुनाव के जरिए वापिस अपनी खोई हुई साख, खोई हुई इज्जत वापिस लाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। हालांकि कमलनाथ हमें उस तरीके से एक्टिव जरूर नहीं दिखे, एक दो बार वहां जरूर प्रचार में पहुंचे, लेकिन जीतू पटवारी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर दल बदल हुआ, एक बड़ा दाग जीतू पटवारी के दामन पे भी उस दौरान लगा कि दल बदल को वो रोक नहीं पा रहे थे, तो तमाम उन दागों को धोने की कोशिश उपचुनाव के माध्यम से जीतू पटवारी करते हुए दिखाई दिए। वहीं बीजेपी की तरफ से भी कोशिश रही, क्योंकि देखिए, जीत को लगातार आगे बढ़ाना कहीं न कहीं बीजेपी का धैर्य रहा है और कहीं न कहीं संकल्प के साथ चुनावी मैदान में ही उतरे भी थे। लगातार अगर छिंदवाड़ा के बाद अगर अमरवाड़ा उपचुनाव भी बीजेपी जीती है तो दिल्ली दरबार में एक बेहतर मैसेज जाएगा, और मैसेज ये जाएगा कि बीजेपी मध्य प्रदेश के अंदर न केवल संगठन, सत्ता के तौर पर भी काफी मजबूत हो चुकी है। और हालांकि जिस तरीके से हमने देखा कि मोहन यादव ने जब जनसभाएं और जिस तरीके से वहां पे रोड शो की है, तो डबल इंजन की सरकार का वहां पे जिक्र किया गया और कोशिश ये की गई कि अमरवाड़ा सरकार को ये बताया जाए कि वहां पे डबल इंजन के साथ साथ ट्रिपल इंजन का विकास होगा, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार रहेगी और राज्य में बीजेपी की सरकार है और अब सांसद भी बीजेपी का है, और ऐसे में अगर वहां का विधायक भी बीजेपी का अमरवाड़ा क्षेत्र का होगा तो ऐसे में चौमुखी विकास की तरफ अमरवाड़ा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, कुल मिला के ये कह सकते हैं साक्षी कि चुनावी सियासी रण में तमाम कोशिशों के साथ दाव जब लगी साख पे, तो तमाम जो दिग्गज है पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में दिखाई दी। देखिए, मैन टू मैन मार्किंग की गई वहां पे। जिस तरीके से हम देखते हैं संघ का काम करने का जो तरीका होता है कि हर घर में अपनी एक दस्तक देना, हर घर में एक अपनी पकड़ मजबूत करना, तो संघ के साथ साथ बीजेपी ने भी यही किया। खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस भी इसी प्रकार से काम करते हुए दिखाई दी। मैन टू मैन मार्किंग वहां पे की गई, हर घर के अंदर एक अपना व्यक्तिगत वहां पे संबंध बनाने की कोशिश की, ताकि मतदान के दिन कहीं न कहीं सीधे तौर से मतदाताओं को अपनी ओर प्रभावित करे, मतदान अपने पक्ष में कराए। हालांकि ऊंट किस करवट बैठा साक्षी, ये बिल्कुल आज स्पष्ट हो जाएगा 12 बजे आखिरकार किसकी जीत होती है। लेकिन अतुल, देखिए, आज अमरवाड़ा पर मतगणना होनी है और आज स्पष्ट भी हो जाएगा, लेकिन अभी और भी सीटों पर चुनाव होने हैं। विजयपुर की बात करें, जिस तरह से रामनिवास रावत ने इस्तीफा दिया, बुधनी में भी उपचुनाव होगा, तो अमरवाड़ा सीट से बाकी सीटों पर क्या मैसेज जाएगा और क्या लगता है इसका असर कितना देखा जाएगा अभी जहां उपचुनाव होने हैं जिन सीटों पर मध्य प्रदेश में? देखिए, बिल्कुल साक्षी, क्योंकि अगर हम देखें 2 से ज्यादा सीटें हैं अभी ऐसी जहां पे उपचुनाव हो सकते हैं, क्योंकि हमने विजयपुर देखा किस तरीके से सीट वो खाली हुई है और विधानसभा सचिवालय ने उसको रिक्त भी घोषित कर दिया है। हालांकि वो कांग्रेस के पाले वाली सीट मानी जाती है, लंबे समय से वहां पे कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। अगर 2018 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो रामनिवास रावत उस समय कांग्रेस के चेहरे थे, लेकिन वो चुनाव हार चुके थे। इसके अलावा देखिए, एक और दिलचस्प सीट है, वो है बुधनी की। वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से वहां पे चुनाव जीतते रहे, उनके वर्चस्व वाली सीट है, बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। तो ऐसे में आने वाले दौरान जब निर्वाचन चुनाव की घोषणा करेगा तो दोनों ही सीट पे, जिस तरीके से हमने अमरवाड़ा चुनाव देखा कि किस तरीके से दिलचस्प चुनाव हुआ, ऐसे में ही दोनों ये उपचुनाव भी दिलचस्प हमें होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करेगी। क्योंकि देखिए, बुधनी में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कांग्रेस अभी से ही पूरी ताकत लगा रही है। कल पीसीसी में जिस तरीके से लगातार कल दिन
नंबर बैठक का दौर रहा है। जयवर्धन सिंह को वहां पर प्रभारी बनाया गया है। तमाम जीतू पटवारी से जयवर्धन सिंह, तमाम जो नेता थे कल बुधनी सीट को ही लेकर मंथन करते हुए दिखाई दिए। तो देखिए अमरवाड़ा में जो परिणाम सामने होगा, तस्वीर जो अभी धुंधली है, वो जब तस्वीर साफ होगी उसके बाद काफी सियासी समीकरण बनेंगे भी, बिगड़ेंगे भी, और इस समीकरण के साथ दोनों ही राजनीतिक दल अपना अगला कदम उठाने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि देखिए आप जिस तरीके से देख रहे थे, बीजेपी ने जिस ताकत के साथ चुनावी उपचुनाव लड़ा, लेकिन देखिए अगर हम पिछले एक दशक से ज्यादा का इतिहास उपचुनाव का देखें तो यही स्थिति बनी रहती है कि उपचुनाव में जिसकी सत्ता रहती है उसके पक्ष में ज्यादातर चुनाव का परिणाम रहता है। हालांकि इस समय अमरवाड़ा में हम जरूर ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, काफी दिलचस्प वो चुनाव रहा। पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में तमाम जो है धीरेन्द्र शाह दिखाई दिए, और खासतौर पर न केवल धीरेन्द्र शाह, देखिए इसके अलावा कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो झंडा डंडा लेके पार्टी की रीति नीति नियम जनता तक पहुंचाते हैं, वो कार्यकर्ता भी हताश जिस तरीके से हमें पहले दिखाई दे रहे थे, क्योंकि छिंदवाड़ा में एक बड़ा झटका कांग्रेस की तरफ से को लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं उपचुनाव में वो हताशा हमें कम दिखी, निराशा हमें वो कम दिखी। कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर हमें दिखाई दिए, डोर टू डोर जाते हुए भी दिखाई दिए, और खासतौर पे उस दौरान जब कमलनाथ या नकुलनाथ ने अमरवाड़ा में उतना दिलचस्प नहीं दिखाया, उस दौरान भी कार्यकर्ताओं का जो मनोबल था वो वाकई हमें तारीफ काबिल था, हमें आगे दिखाई दिया। लेकिन देखिए क्योंकि सत्ता में बीजेपी है और जिस तरीके से एक माहौल तैयार किया गया अमरवाड़ा में, और चूंकि कमलेश शाह पहले कांग्रेस के नेता रहे, कांग्रेस के विधायक रहे, लेकिन अब चुनाव बीजेपी की तरफ बिल्कुल कहीं ना कहीं एक्टिव अतुल नजर नहीं आए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। एक तरफ देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार डटे रहे, लेकिन कमलनाथ और नकुलनाथ ने जिस तरह से दूरियां बनाई हैं इस चुनाव से, हालांकि देखना होगा। अभी उम्मीद तो कांग्रेस को है कि यहां पर किस तरह का रिजल्ट आता है। महेश भी यहां पर कुछ कहना चाह रहे हैं। महेश बताइए। जी जी मैं ये कह रहा हूं कि अभी जस्ट जो है स्ट्रांग रूम खुल गया है और ईवीएम जो है टेबल पर पहुंचना प्रारंभ हो गई है, और 8 बजे ठीक यहां पर गिनती चालू हो जाएगी। अभी सबसे पहले पोस्टल बैलेट की जो है यहां पर गिनती हो रही है, और ये अमरवाड़ा का जो चुनाव है, यहां पर 9 प्रत्याशी मैदान में है। भाग्य का फैसला सिर्फ 2 प्रत्याशियों के बीच माना जा रहा है कि ये यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के है। हमारे साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के यहां पर प्रत्याशी भी हैं, हम उनसे भी एक बार समझ लेते हैं कि उनका क्या रुख इस चुनाव में रहा है और वो क्या इस जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं। देखिए, मैं तो मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। कांग्रेस और बीजेपी जिस तरीके से हमने देखा, भाजपा के लोगों ने अभी शराब बांटने का जो आरोप की बात की है, आज भी हमारे पास 4 पेटी शराब रखी है, उनकी आज भी पुलिस प्रशासन ने जब्त नहीं किया है। और मैंने आपके मुद्दे आपने मेरे मुद्दे है, और सबसे पहले ये बताएं कि आप जीतने के बाद सबसे पहला प्राथमिकता आपकी क्या होगी। देखिए, मेरे मुद्दे जो थे कि मैं सड़क, अस्पताल और बच्चों के लिए जो स्कूल के मेरे मुद्दे थे, और मैंने वीडियो फुटेज भी दिखाया था अपने प्रचार के दौरान, मैं उन्हीं मुद्दों पे हटा लूं। अगर मैं जीतूंगा तो अमरवाड़ा विधानसभा का पूरा नक्शा बदलने का काम ये देवरावण भला भी कर सकता है। बाकी लोग अगर जीतेंगे तो इतने साल से आप देखें कि अस्पताल के अभाव में खटिया में लेके जाते हैं वहाँ पेशेंट को। प्रेग्नेंट महिलाएं यहीं छिंदवाड़ा आती है सोनोग्राफी के लिए, इलाज कराने के लिए। जब वहाँ बच्चों को देखेंगे तो पुलिया 3 टुकड़ों में है, एक हफ्ते बच्चे नहीं जा रहे हैं स्कूल। ये हालात अमरवाड़ा विधानसभा के, और ये साक्षी ये हमारे साथ देवरामन भलावी थे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के। एक बात और बता दें कि यहाँ 13 चुनाव हुए हैं। 13 चुनाव में 10 में कांग्रेस जीती है, 2 में बीजेपी जीती है, और 2003 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मनमोहन साहब भट्टी यहाँ से चुनाव जीते थे अमरवाड़ा से। तो ये चूंकि ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं आदिवासियों के फैक्टर का चुनाव होता है, और आदिवासी अपने हित के लिए इस चुनाव में वोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों का भी जो है ये एक बहुत बड़ा इसमें पक्ष बनेगा कि वो हालांकि देखना होगा कि आखिर लेकिन यहाँ पर जीतता कौन है। बड़ा दिलचस्प है आज का ये मतगणना का दिन, क्योंकि अब तस्वीरें पूरी तरह से आज स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर अमरवाड़ा पर जीत किसकी हुई है और हार किसकी हुई है। लगातार जानकारी आप लोगों से लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य रघुनंदन शर्मा के बयान पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि विपक्ष की भूमिका निभाने का दायित्व कांग्रेस का है, लेकिन रघुनंदन शर्मा ने जो सवाल उठाया वो हकीकत है। जो बात कही उनको इस बात का आभास है कि यह सरकार हर तरीके से लूट की सरकार है, करप्शन की, क्राइम की और कर्ज की सरकार है। मैं धन्यवाद देता हूं रघुनंदन जी को। बीजेपी में ऐसे लोग कम बचे हैं जो दृढ़ता से उसकी कमियां बताएं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के संविधान हत्या दिवस मनाने के ऐलान पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की आदत गड़े मुर्दे जो है वो उखाड़ने की है। बीजेपी की ये घोषणा हताशा है जो इतने पुराने मुद्दे को उठा रही है। के इलेक्शन में कांग्रेस इस विषय पे पूरे देश में इलेक्शन हार गई थी। इंदिरा जी खुद अपना इलेक्शन हार गई थी, पर 3 साल बाद लोगों ने कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से 1980 में फिर जिता दिया था। ये तो एक फॉरगॉटन चैप्टर है। यू आर ट्राइंग टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स आफ्टर 50 इयर्स। मुझे तो लगने लगा है कि जैसे कि ये बीजेपी की एक हताशा है। क्या बीजेपी बिलीव करती है कि वो पिछला चुनाव जो अभी हुआ था वो हार गई है, कि उसको ये ऐसे इश्यूज को, पुराने इश्यूज को उठाने की जरूरत पड़ रही है? मैं तो उस परिवार का हूं जिसने इमरजेंसी के विरुद्ध एक जुडिशियल आवाज उठाई थी। मेरे और राष्ट्रगान को लेकर मंत्री विजय शाह ने अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों और मदरसों को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो राष्ट्रगान नहीं गाएंगे उन्हें सरकारी मदद नहीं दे पाएंगे। आगे कहा कि हम क्यों बंद करेंगे मदरसा, लेकिन कोई भी शिक्षण संस्था